अपनी हरकत शुरू कर दी है। Okay, so in today's lecture we are going to discuss laws of refraction. So first start, there are two very basic laws of refraction, and maybe know that in lower classes you had discussed about it. The first law is number 1, laws of refraction. Laws of refraction. फर्स्ट लॉ बड़ा ही कॉमन है, आपने सुना होगा, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन व्हाट, सेम प्लेन। ठीक, ये आप लोगों ने 10th क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन दोनों में ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिंपली हियर वी हैव अ इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। सपोज दिस इज व्हाट द मीडियम 1 m1 and this is medium 2. Consider it as a normal like this. The ray is coming, suppose this one, and this is known as what, angle of incidence. And if it is rarer medium and this one is denser medium, in this case what will happen, the ray will bend towards the normal. So here the ray bends like this. This is the original path, but the ray bends like this one. So from normal, this is known as what, angle of refraction. Here what we have to discuss, three things. Incident ray, this is known as what, incident ray. This is what, refracted ray. And normal, this is what, are normal. All the three things are lie in the same plane. What is that meaning? The meaning of the same plane is that ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, like this one. If this is what the incident ray, this is the normal. Okay, so here the refracted ray should also be like this one. Refracted ray ऐसे नहीं हो सकती, लुक एट द रेड पेन, ये बाहर आ रहा है, सो इसका प्लेन अलग हो जाएगा। ऐसे भी नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता ये, ठीक है। नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल शुड बी इन द सेम प्लेन। सो कंसीडर दिस बोर्ड एज अ सिंपल प्लेन। इसके अंदर रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट एंड नॉर्मल तीनों जो है वो सेम प्लेन में होना चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, बिकॉज लोअर क्लासेस में ये वाला लॉ आप लोग पढ़ चुके हैं। इवन रिफ्लेक्शन में भी इस लॉ को आप लोगों ने स्टडी किया होगा। सो दिस वाज द सिंपल बेसिक लॉ। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज नोन एज व्हाट, स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन में जो सेकंड लॉ है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट लॉ इज नोन एज व्हाट, स्नेल्स लॉ। यहां तक के नोट्स ऑलरेडी आपके ग्रुप में सेंड कर दिए गए हैं। सो सेकंड वन इज नोन एज व्हाट, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या है, इसको ध्यान से सुनो और इसको समझना है। यहां मेन कंसेप्ट है हमारा, द रेशियो ऑफ sine of the angle, the ratio of sine of the angle of incidence, to the sine of the angle of refraction, So the ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for a given pair of medium, ठीक है। इस चीज को बड़े आराम से हम लोग समझते हैं विद द डायग्राम एज वेल। क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ sine of angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for a given pair of medium। मतलब एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक मीडियम, सपोज ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो एयर एक मीडियम, वाटर एक मीडियम, फिक्स हो गया। इसके लिए
रेशियो, हाँ रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए इसको मैं फट से आपको कैसे समझाता हूँ। एक सिंपल सा हम लोग डायग्राम यहाँ कंसीडर करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। 3 नॉर्मल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, 1 2 सो 3 बना है, 300 बना, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको, ये हमारे नॉर्मल है। दिस इज कॉल्ड μ1, दैट इज मीडियम 1, ठीक है। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2, mark the media for the same pair of for the same pair of medium। अगर हम लोग ऊपर एयर ले लेते हैं, मीडियम 1 को मान लेते हैं एयर, और इसको मान लेते हैं हम लोग वाटर। ऊपर वाले को हमने क्या मान लिया, एयर, और नीचे को हमने क्या मान लिया है, वाटर। अब क्या है वो सुनिए। सपोज यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, ठीक, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। मान लेते हैं नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 30 डिग्री, ठीक। ये पहला केस हो गया हमारा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं इसको I1, इसको R1, 3 केसेस लेने हैं, इसको I1 मान लिया, इसको R1 मान लिया, ठीक। थोड़ा स्पीड में चलूंगा बिकॉज ये आप लोग लोअर क्लासेस में कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जस्ट वेट, देयर मे बी ठीक। सो मीडियम 1, मीडियम 2, एयर, वाटर। सेकेंड केस में हम क्या कर देते हैं, मीडियम सेम होना चाहिए फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडियम। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 30 से मान लो 50 कर दिए, ठीक है। I2 ले लिया, ये R2 हो गया हमारा, ठीक। ये एक ले लिया, सेम दिखे अलग बात है, बट मान लेना 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, और बढ़ा दिया मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री कर दिया सपोज, ठीक। इसको I3 ले लेते हैं, इसको R3। डायग्राम बना रहा हूं, बस ये समझना, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 70 डिग्री। उसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तीनों केसेस में अलग होगा, ठीक। तो क्या बता रहा हूं, एयर और वाटर दो मीडिया हम लोगों ने सेट कर दिया, ये सेम है। एयर और वाटर के सेट को हम चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, आई चेंज कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो अगर आई चेंज हो रहा है तो साइन आई भी चेंज होगा भाई। अगर साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू अलग है, साइन 50 की वैल्यू अलग है, साइन 70 की वैल्यू अलग है। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन को भी देखेंगे तो इसका भी एंगल अलग है, तो साइन R1, साइन R2, साइन R3, इसकी वैल्यू भी अलग अलग है। बट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों को यहां पर समझ में आया, वो ये कि अगर हम लोग रेशियो लेते हैं साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, तो वो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। मतलब क्या, मतलब ये है कि साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू साइन I3 अपॉन साइन R3। ये जो हमें मिला है वो क्या मिलता है, इसको यहां से हटा देता हूं, ये तो पता चल गया आपको, वो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट। जितना मर्जी हो आप एंगल चेंज करो, मीडियम सेम पेयर के लिए अगर आप ग्लास ला लोगे एयर के साथ तो अलग होगा, बट एयर और वाटर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी चेंज करो, जो भी उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। बट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, ठीक है, साइन वैल्यू, ये दो निकाले और दोनों का अगर आप रेशियो लेते हैं तो दोनों का रेशियो हर बार क्या आता है, कांस्टेंट आता है। मार्क द वर्ड, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है। ये लोअर क्लासेस में मे भी पॉसिबल पढ़ा जरूर होगा, बट ये 12th क्लास में भी है, हमारे 12th क्लास में भी है। इवन रिफ्लेक्शन इस साल डिलीट हुआ है, बट ये पूरा टॉपिक है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर। इसको समझेंगे तो आगे हम लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ में आएगा, ठीक। तो सिंपल है, साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया
कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आप 1000 एंगल्स ले लीजिए इंसिडेंट, 1000 रिफ्रैक्शन के एंगल ले लीजिए, बट जब भी साइन आई अपॉन साइन आर निकालोगे अगर 1000 कभी, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, प्रोवाइडेड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एयर एंड वाटर ही होना चाहिए। सो दिस वाज द सेकंड लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये होता है स्नेल्स लॉ हमारा। अब आगे थोड़ा सा एक कोइंसिडेंस हुआ। कोइंसिडेंस क्या हुआ वो देखिए। कोइंसिडेंस के बारे में आपको बताता हूं कि इत्तेफाक से ये हमारा मीडियम नॉर्मल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक। हमने इसका साइन आई अपॉन साइन आर निकाला, साइन आई अपॉन साइन आर निकाला, ठीक है। ये है एयर, ये है वाटर। मैं चाहता हूं कि मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चले, तो हमने क्या देखा, जब हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है, जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू 1 निकाला एयर के कंपैरिजन में, तो यहां जो वैल्यू आई, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन आई अपॉन साइन आर किया, इसकी जो वैल्यू आई इत्तेफाकन कोइंसिडेंशियली हमने क्या देखा कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों कैसी है, सेम है। फिर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स तो एक बार में डिसाइड नहीं हुआ, बार बार हम लोगों ने करके देखा अलग अलग मीडियम के साथ। एक मीडियम में हमने पहले सपोज एयर एंड ग्लास ले लिया, एयर एंड ग्लास में साइन आई अपॉन साइन आर निकाला और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, तो हमने देखा हर बार वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ये इत्तेफाक था, अब नेचर ने रखा होगा उसके अंदर। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि साइन आई अपॉन साइन आर ये क्या होता है, म्यू 1, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए या उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता हो, तो हम उस मीडियम का क्या निकाल सकते हैं, उस मीडियम का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं फट से हम लोग, कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सेट कर दें। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू 1 2 को कैसे लिखते हैं, 2 ऊपर रहता है, म्यू नीचे रहता है, कल बता चुका हूं इसका लिखने का तरीका, ठीक। सो बेटर है इसको याद रखने का क्या तरीका है, म्यू 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साइन आई, म्यू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साइन आर, फिनिश, कंफ्यूजन नहीं होगा। म्यू 1 साइन आई, म्यू 2 साइन आर, ठीक है। चलो एक एग्जांपल फिर से नॉर्मली ऐसे देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक हमारे पास इंटरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है, ये इधर ऊपर ग्लास है, नीचे वाटर है, ये हमारा लाइट इस तरीके से इसके ऊपर आया, यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा कितना है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग, इसका ये देख सकते हैं आप लोग, म्यू 1, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना, उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे, म्यू 1 की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फर्स्ट मीडियम है सेकंड मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। सारी वैल्यूज अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता है, सबको इधर लेकर आ जाएंगे, साइन 30 1/2 होता है, देन सीधा सीधा साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब साइन थीटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद आया, तो साइन थीटा मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा मिल जाएगा। ये सिंपल सी बात थी, एकदम छोटी सी, एक आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्या होता है, तो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, ठीक। तो ये था हमारा स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ के बाद आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। छोटी सी चीज और है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ अ रे ड्यू टू, या चलो हेडिंग दे देते हैं, दैट इज डेविएशन ऑफ अ रे
ऑफ अ रे, दिख रहा है ना, डेविएशन ऑफ अ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। सो डेविएशन ऑफ अ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से जो है वो रे डेविएट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है हमारा, मैं दोनों चीजें दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, से ओके, सो प्लीज लुक हियर, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर डायग्राम, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये एक डायग्राम बनाए, दोनों तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन ऑफ अ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ डेविएशन वहां पर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होती, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन होती, बट कल हमने क्या पढ़ा कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है लाइट जो है वो बैंड हो जाती है, लाइट बैंड हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन होता, बट रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट हमारी क्या हो गई, बैंड हो गई और वो इस डायरेक्शन में आ गई। मान लेते ऊपर रेरर है नीचे डेंसर है, ऊपर रेरर है और नीचे डेंसर है, ठीक है। अभी ये वाला केस बता रहा हूं, ऊपर रेरर है और नीचे क्या है, डेंसर है, रेरर डेंस। तो ये होगा, डेंसर में क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है, ठीक है, ओके। तो ये जो मिला हम लोगों को, दिस इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमें क्या मिला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो होता हमारा पूरा यहां से, ये ओरिजिनल है, ये नॉर्मल और ये उसका ओरिजिनल डायरेक्शन, तो ये एंगल क्या होता, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता। ये एंगल क्या है, टोटल नॉर्मल से लेकर ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन होती, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बट ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये क्या हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये जो बचा ना माय डियर्स, ये जो हिस्सा बचा हमारा, कि अपने ओरिजिनल पाथ से ये कितना डेविएट हुई, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, अपने ओरिजिनल रास्ते से ये कितना डेविएट हो गई, दिस इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा। तो अब सीधा सीधा देख ही सकते हो आप, टोटल यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना है, आई, आई में से इतना माइनस कर दिया आर, तो कितना बचा हमारे पास, डेल्टा। तो इस सिचुएशन में हमारा डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई माइनस आर, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई माइनस आर। अब यहां पर मैंने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया, क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। मॉड लगाने का एक्चुअली चक्कर क्या है, देखो एंगल कोई नेगेटिव तो होता नहीं ना, -30 डिग्री ऐसा तो कुछ नहीं है। तो एंगल यहां पर जो मॉड लगाने का एक कारण है वो ये है कि अगर मैं इसी सिचुएशन को पलट दूं, इसी सिचुएशन को अगर मैं पलट दूं का मतलब क्या करूं, अगर मैं ऊपर डेंसर मीडियम ले लूं और नीचे रेरर मीडियम ले लूं, ऊपर डेंसर मीडियम ले लूं और नीचे क्या ले लेता हूं मैं, रेरर मीडियम ले लेता हूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहां से आपको समझ में आएगा कि मैंने मॉड क्यों लिया है। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाए। तो अगर हम लोग आई माइनस आर कर रहे हैं और अगर आर बड़ा हो गया तो हमारा डेल्टा किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या चाहते हैं कि हमको जो आर मिले वो कैसा मिले, पॉजिटिव मिले, तो मॉड ले लिए। अब ये तो सिंपल समझ में आ गया, अगर ये डेंसर है और ये रेरर है, ठीक है, अगर ये डेंसर है और ये रेरर है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बनाइए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डेंसर है रेरर है, आपको पता है जब भी लाइट डेंसर से रेरर में जाती है ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से वो क्या हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इन केस ऑफ डेंसर टू रेरर लाइट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होती है, अवे बेंड होती है। तो ओरिजिनल पाथ से इधर तक आई, इधर बेंड हो जाएगी, इधर बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल से ये इसका ओरिजिनल डायरेक्ट, ये ओरिजिनल इसकी पाथ है, ठीक है, और ये तो रिफ्रैक्टेड है,
तो नॉर्मल से ये ओरिजिनल वाला ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अब ये जो है नॉर्मल से ये जो लाइट गई रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां देख सकते हो अब आई छोटा है आर बड़ा है, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ओरिजिनल लाइन, तो ओरिजिनल लाइन और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड यहां से ये रिफ्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ये हमारे रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां देखिए आर बड़ा है आई छोटा है, आर बड़ा है आई छोटा है, लिखने का तरीका यही होगा हमेशा। या अगर आपको मॉड नहीं लगाना है तो इस सिचुएशन में आप क्या लिखोगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू आर माइनस आई, जो बड़ा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो। या फिर अगर आपको हमेशा आई माइनस आर ही फिक्स करना है, जनरली आई माइनस आर ही फिक्स होता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, आई माइनस आर कर दिया। ठीक, अब इस सिचुएशन में आर बड़ा है आई छोटा है, तो बड़े में से छोटा जाएगा तो माइनस तो आएगा, बट मॉड के बाहर निकलेगा तो अगेन पॉजिटिव रहेगा। तो इस सिचुएशन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये ओरिजिनल ये रिफ्रैक्टेड, तो ये जो एंगल आया दिस इज डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस केस में आप ऐसे लिखिए। तो मॉड लगाने का मतलब क्या था कि हमें वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए। या तो आप मॉड लगाइए या तो आप हमेशा एनालाइज कीजिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, डेंसर से रेरर में जा रहे हैं कि रेरर से डेंसर में जा रहे हैं। ठीक है, सीधा उठा के आई माइनस आर आप नहीं कर सकते, अदरवाइज वैल्यू आपकी माइनस में आएगी। और डेविएशन मतलब अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना डेविएट हो गया ये होता है, ये माइनस थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, ऑलवेज एनालाइज एंड डू नॉट डिपेंड ऑन फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज नहीं पुट करना, एनालाइज करना है। ठीक, ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों केसेस आपको बता दिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, बेस्ट है मॉड यूज करो, मॉड यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर सीधा सीधा आप वैल्यूज पुट करो, माइनस भी आ रहा है बाहर निकालोगे प्लस आएगा, तब आप फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, फिर उतने ज्यादा वहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, ओके, हाँ छोटा सा एक न्यूमेरिकल है वो आपको दे दिया जाएगा, कुछ नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड हियर दिस कंसेप्ट एंड्स। ठीक, दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, यहां तक हमारा हो गया। जस्ट वेट, ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। Okay, just wait. Give me a second. Just wait. Okay. So now we'll discuss the next concept. That is refraction, real depth and apparent depth. बहुत important concept है। इस concept से आपको ये समझ में आएगा, या मैं ऐसा बोलूँ कि ये कंसेप्ट आपको पता ज़रूर है, मतलब आपने ऑब्जर्व ज़रूर किया है, प्रैक्टिकल ज़रूर किया होगा, किया नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली हो गया होगा, आपको वो अपीयर भी होता है, बट आपने कभी सोचा नहीं कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। ठीक है, आज उस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, एंड ये कंसेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आगे जो हमारा एक कंसेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, एंड इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन रिफ्रैक्शन, स्पेशली रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कंसेप्ट है रियल डेप्थ एंड apparent depth, real depth and apparent depth, ये हमारा कंसेप्ट, रियल डेप्थ एंड apparent depth। अब ये रियल डेप्थ क्या है, apparent डेप्थ क्या है, इसके बारे में आराम से। रियल मतलब यू नो दैट रियल हकीकत में जो दिखता है वो रियल है। अपैरेंट का मतलब होता है जो अपीयर होता है, मे बी दैट
10th क्लासेस में आप लोगों ने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखा होगा, ठीक है। सन जल्दी क्यों राइज होता है, 2 मिनट मतलब 2 मिनट पहले राइज दिखता है, सेट 2 मिनट बाद होता है, वो सारे फेनोमेनाज आप लोगों ने 10th क्लास में फिजिक्स के पोर्शंस में पढ़े होंगे, ठीक है। सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता था, सब किसकी वजह से होता था, रिफ्रैक्शन की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कंसेप्ट जो भी था वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता था। तो रिफ्रैक्शन से बहुत सारे फेनोमेनाज आपके क्लियर होते हैं, ठीक। इसी से एक और नया फेनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं, रियल डेप्थ एंड अपैरेंट। मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके रियल डेप्थ अलग होगी बट हमें वो अपीयर होता है, मतलब थोड़ा अलग अपीयर होता है। सो यू विल गेट टू नो, एंड ये चीज़ बहुत इजीली है। पहले आपको एग्जांपल देता हूँ, मे बी पॉसिबल आपको समझ में आ जाए। सपोज आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक कांच का ग्लास है इतना बड़ा, उस फुल ऑफ वाटर है, उसके अंदर एक कॉइन डाल दो आप। जब आप ऊपर से देखते हो तो कॉइन होता बेस पर है ग्लास के, बट जब आप ऊपर से देखते हो तो आपको कॉइन कैसा है, काफ़ी ऊपर दिखता है। तो रियल डेप्थ उसकी अलग है, वो आपको भी पता है कि वो कहाँ पर रखा हुआ है, ग्लास के बिल्कुल बेस पर रखा हुआ है, ठीक है। बट ऊपर से देखते हो तो आपको काफ़ी ऊपर दिखता है, ठीक। दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अलग होगी बट ऊपर से देखोगे तो आपको अपीयर होता है कि यहाँ पर है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे फेनोमेना क्या है एंड इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक, वो हम लोग देखते हैं। तो आज पूरा कंसेप्ट हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। तो यहां पर हम लोग बनाते हैं एक बीकर, ठीक है, इस तरीके से ये हम लोगों ने बना लिया एक बीकर, और इस बीकर में जो है वो आप कोई भी लिक्विड डालिए। नॉर्मली हम लोग वाटर ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड डाल सकते हैं, ठीक है। ऑयल, ये वो जो दिखे एटलीस्ट हम लोगों को, हमने सीधा सीधा मान लिया कि इसके अंदर कौन है, वाटर है, ठीक है। ये वाटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, ठीक है। पहले मैं वाटर बना देता हूँ पूरा, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक। तो ये सिंपल सा एक बीकर है, बीकर है जो भी है, ट्रांसपेरेंट है, ये फुल ऑफ वाटर है। यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है, इसके नीचे जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये सर्कल, ये क्या है, एक कॉइन है, ये एक कॉइन है, ठीक है। चल ओके। अच्छा, पहली चीज, हम किसी भी चीज को कब देखते हैं या कब देख पाते हैं, सिंपल सा तरीका है लाइट के। अगेन 10th क्लास, आप लोगों ने 10th क्लास का आपको नॉर्मल भी पता होगा। हम जिस किसी भी चीज़ को देखते हैं, इसका कंसेप्ट ये है कि लाइट उस चीज़ पर इंसिडेंट हुई होगी, उस चीज़ से इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आई होगी, ठीक है। तो कहीं से लाइट, जैसे सपोज मेरे सामने एक बॉटल रखी है पानी की, ठीक है, मैं पानी की बॉटल को देख पा रहा हूँ, इसका मतलब कहीं से कोई लाइट पानी की बॉटल पर जा रही है, ठीक है। पानी की बॉटल पर गिरती है, इंसिडेंट हुई, उसके बाद वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती है, ठीक है। तो जब वो पानी की बॉटल से रिफ्लेक्ट होकर आती है, मेरी आंखों में जाती है, रेटिना पर उसका इमेज बनता है, तो मैं उस बॉटल को देख पा रहा हूँ, मैं इस मोबाइल को, इस स्टैंड को, इस टेबल को, हर एक चीज़ को देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लाइट उस पर इंसिडेंट होती है। यहीं अगर मैं ट्यूबलाइट ऑफ कर दूँ, लाइट ऑफ हो जाए, मैं कोई भी चीज़ नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। अभी भी मेरी आंखें नहीं खराब हुई, लाइट नहीं है, रिफ्लेक्ट होकर आ नहीं रही, दैट्स व्हाई मैं देख नहीं सकता। बट ये फेनोमेना रेटिना का। सेकेंड थिंग, अगेन किसी भी चीज़ की इमेज बनने के लिए, किसी भी चीज़ की इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेस का होना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफाइनाइट होती भी है। एक ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस को हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट मान लेते हैं। बट मिनिमम एक इमेज बनने के लिए, एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनने के लिए कम से कम कितनी रेज आनी चाहिए? 2 रेज आनी चाहिए, ठीक है। अब कहीं से लाइट इस पानी की बोतल पर गिर रही है, ठीक है, वहां से आ रही है, बट मेरी आंखों के लिए ये जो लाइट आ रही है, अब वो लाइट कहाँ जा रही है? मेरी आंखों में जा रही है। तो मेरी आंखों के लिए जो लाइट आ रही है, ये क्या कहलाएगी? इंसिडेंट लाइट। मेरी आंखों में जा रही है ना, तो मेरी आंखों के लिए वो क्या है? इंसिडेंट लाइट। वी नो दैट बॉटल रखी है, कहीं से कोई लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है, वो लाइट उस पर इंसिडेंट हुई, बॉटल से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। बट मेरी आंखों के लिए, क्योंकि वो मेरी आंखों में जा रही है, मेरी आंखों को आप स्क्रीन मानो, मेरी आंखों में वो लाइट जा रही है, तो मेरी आंख को क्या लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है ये कैसी है? इंसिडेंट लाइट है, मेरी आंख खेली है, ठीक।
अब इसको डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि हम ऊपर से इसको देख रहे हैं, हम ऊपर से इसको देख रहे हैं, ठीक है। यहां से सपोज हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब अगर हम लोगों को ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कहीं से लाइट जाकर इस पर इंसिडेंट हो रही होगी, रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होगी। तो जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है बट हमारी आंख में जा रही है ना वो, तो मेरी आंख मान लेते हैं वो स्क्रीन है, तो मेरी आंख के लिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट किस चीज का काम करेगी, इंसिडेंट लाइट का काम करेगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहां से एक लाइट इंसिडेंट हुई और कहीं से आ रही थी, इसमें सीधा ऐसे चली गई मेरी आंखों में, इस तरीके से वो क्या हो गई, चली गई, ठीक है, इस तरीके से चली गई। ओके भाई, ये एक चीज हो गई। तो बहुत सारी लाइट आ रही होगी ना, इससे निकलने वाली लाइट कितनी होगी, ये जो कॉइन है इस पर जो लाइट आ रही है, इससे दो ही रेस थोड़ी ना निकलेगी, इनफाइनाइट रेस निकलेगी। इसमें से मैं दो रेस बना लेता हूं, इसमें से मैं कितनी रेस बना लेता हूं, दो रेस। मान लेते हैं कि इससे रिफ्लेक्ट होकर एक सीधी गई होगी, ऐसे इधर 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 हजारों जगह जा रही होगी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। एक ये लाइट बनाई हम लोगों ने, उसके बाद एक रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही होगी, मान लेते इधर चलेगी, एक रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चलेगी, ठीक है, एक रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चलेगी। ओके, चलो यहां तक हो गया। तो अब इसके लिए अगर हम इसको सरफेस माने, ठीक है, तो पहले कहीं से लाइट आई होगी, ठीक है, हम मान लेते कि वो लाइट सीधी आई और सीधी चली गई एक, ठीक है। उसके बाद और कहीं से लाइट आई होगी, वो इस तरफ मुड़ गई होगी, रिफ्लेक्शन भी हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस लाइट को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ये वाले एंगल को हम क्या मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऐसे आई, एक तो सीधी पलट गई, ठीक, और आई होगी कुछ ऐसे कहीं से, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको मान लेते हैं कि ये कॉइन अपने अंदर से लाइट निकाल रहा है, ये कॉइन अपने अंदर से क्या कर रहा है, लाइट निकाल रहा है, ऐसा मान लो, ठीक। अब यहां पर ये लाइट गई, यहां पर देखिए ये इंटरफेस है, अभी तक ये किसके अंदर थी, वाटर के अंदर थी। अब ये वाटर में से किस तरफ जाएगी, ये पोर्शन क्या है हमारा, ये वाटर मान लिया हम लोगों ने, और ऊपर क्या है हमारी, एयर है। थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये एयर है। तो अब यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, कल डिस्कशन हुआ था इस बारे पर। जब भी मीडियम चेंज होता है, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होता है, और उसकी वजह से लाइट क्या होती है, बैंड होती है। वाटर डेंसर है, एयर रेरर है। अगर वाटर डेंसर है, एयर रेरर है, तो पहले मैं यहां बना देता हूं एक छोटू सा नॉर्मल, ये बना दिया मैंने एक नॉर्मल। अब अगर ये हमारी रे है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, हम डेंसर से किस तरफ जा रहे हैं, रेरर की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम डेंसर से रेरर की तरफ जाते हैं तो हमारी लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। वो कहां जाती है, चलिए यहां तक गया, हम डेंसर से रेरर की तरफ जा रहे हैं। डेंसर से रेरर में जब हम जाते हैं तो हमारा एंगल, सॉरी, हमारी जो लाइट है बेंड तो होगी रिफ्रैक्शन में, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। कहां हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किस केस में, जब हम डेंसर से रेरर में जाते हैं, वाटर से इधर जा रहे हैं। तो इसको हम ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्या है हमारा, ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या कहलाएगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, तो ये लाइन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ कहलाएगा नहीं, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों भाई, आप देख सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये नॉर्मल, ये दोनों कैसे हैं माय डियर्स, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन पर जब भी आप ऐसे बनाओगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। मैथ्स में आपने पढ़ा, इस वजह से मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए, हो गया ये केस यहां तक हमारा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन। चलिए, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको मान लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एयर में क्या बन रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहां पर हम लोग एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेंगे, आर। सिंप्लिसिटी के लिए
आप इसको μ1 भी मान सकते हैं, इसको μ2 भी मान सकते हैं। इसके अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है हमको सब, दैट्स वाई हम लोगों ने म्यू आई। अब ये वाटर हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, रिफ्रैक्शन यहां पर हो रहा है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम, रिफ्रैक्शन में एयर हो, कुछ भी हो, सिंपलिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर म्यू आई म्यू आर लिख दिया। इसका फायदा लास्ट में और आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, 2-3 बातें और कर लेता हूँ। हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी हम डेप्थ मेजर करते हैं, हमेशा बाउंड्री से मेजर करना। जब भी आप डेप्थ मेजर करते हैं, बाउंड्री मतलब पानी कहाँ तक है, तो यहां से पानी स्टार्ट हुआ वाटर, तो कोई भी लिक्विड हो, एग्जैक्टली डेप्थ कहां से मेजर की जाती है, बाउंड्री से। तो ये कॉइन है मेरा, नीचे बिल्कुल बेस पर रखा हुआ है, तो ये हमारी जो होगी, ये क्या होगी, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ को मैं कितना लिख लेता हूं, डी लिख लेता हूं, यहां से बिल्कुल यहां तक। सो हियर रियल डेप्थ ये कितनी है हमारी, डी है, ठीक है। चलो, एक चीज हो गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने अभी आपको बताया, एक काम करते हैं, कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं। ये जहां रखा हुआ है ना, इसको पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बी। वैसे थोड़ा ये हटा रहा हूं ताकि क्लियरली लिख सकूं मैं। हाँ, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। ये बी हो गया, ये ए हो गया, और ये हो गया हमारा ओ पॉइंट हो गया, ठीक है, ताकि हम लोगों को अभी ज्योमेट्री के कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये हमारी क्या है माय डियर्स, ये हमारी रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ को हम किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे, रियल डेप्थ को डी से। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए कम से कम कितनी रे होनी चाहिए, 2 रे होनी चाहिए। अब ये रे ऐसे जा रही है और ये रे ऐसे जा रही है, तो एक तो कश्मीर जा रही है, कन्याकुमारी जा रही है। तो पहली बात ये बताइए कि आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो आंसर है नो, ऑब्जेक्ट तो दिखना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम से कम कितनी रेस चाहिए हम लोगों को, 2 रेस चाहिए। यहाँ तो एक ही रे हमारी आंखों में आ रही है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखेगा। अच्छा, अगर मैं, ये आ रही है हमारी वेव, अगर सपोज यहाँ पर आंख रखी है मैंने, मान लेते हैं अपनी आईज, तो हमारी आईज बैंड नहीं होती। 10th क्लास में ये भी टॉपिक था लाइट में कि आप जिस रे को देख रहे हैं जो आपकी आंखों में आ रही है, हमारी आंखें उसी को क्या करती है, ट्रेस बैक करती हैं। तो अगर हम यहां पर आंख रखे हैं, वो इस रे को देख रही है, तो उस एक्चुअल में ये रे कहां से आ रही है, ये देखिए, ये यहां से आ रही है ऐसे, फिर ऐसे जा रही है ना, यहां से आकर इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, तो इसका रियल ओरिजिन ये है। बट हमारी आंखों को क्या भ्रम होगा कि ये रे, ये इसी को ट्रेस बैक करती है, हमारी आंखें बैंड नहीं होती, इसी रे को ट्रेस बैक करेगी, बैक करते 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 यहां पर आएगी। हमारी आंखों को क्या लगेगा, अगर सपोज यहां पर 2 रेज आ रही है, मान लेते हैं अभी यहां से मैं देख रहा हूं, तो मेरी एक्चुअली ये रे इस कॉइन के पास से आ रही है ऐसे, बट जब मेरी आंखों से दिखेगी तो मेरी आंखें इसी को ट्रेस बैक करेगी और मेरी आंखों को ये कॉइन यहां पर दिखेगा। मेरी आंखों को ये कॉइन कहां है, यहां पर दिखेगा, ठीक है। बट उसके लिए भी कितनी रे होनी चाहिए, 2 रे होनी चाहिए। एक तो कश्मीर जा रही है, दूसरी कन्याकुमारी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 2 आंखें हैं तो एक इसमें और एक इसमें, ऐसा नहीं है भाई, एक ही आंख में दोनों रेस जानी चाहिए, ठीक है। और ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया, ये तो नॉर्मल मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक। इसका रीजन है अभी सिंपल है, इसकी बात भी बता देता हूं मैं, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा, अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, चलो एक बात और आ गई, ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो फिर हमारा ये क्या होगा, छोटी छोटी सी ज्योमेट्री। फिर से वही बात, ये दोनों पैरेलल है, ऐसी रे है, अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा भाई साहब, आर ही होगा, ठीक है। ये दोनों मैंने बता दिया, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एज पर मैथमेटिक्स। अब इसको कौन सा इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी एंगल बोलते हैं आप लोग बोल देना, मुझे उसमें नहीं जाना है अभी। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है एंगल्स की, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, नहीं भी पता होगा तो सीधा आया है आर लिख देना, बिल्कुल सही है, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी आंखों से मुझे दिखेगा। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि हमें देखना है कॉइन को, कॉइन से दिखने के लिए 2 रेज आनी चाहिए, एक इधर हमने कंसीडर की, एक ऐसी कंसीडर की। तो हमने कहा भाई ये हमने कंसीडर की है, क्या कॉइन से सिर्फ 2 ही रेज बाहर आ रही है, क्या कॉइन से सिर्फ 2 ही रेज बाहर आ रही है, आंसर है नहीं भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट से, याद कीजिए जब आप प्रिंसिपल एक्सिस वाले स्टडी करते थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते थे, एक रे ऐसे भेजते थे, एक रे ऐसे भेजते थे, और यहाँ वहीं कहीं इमेज बनती थी आपकी। क्या ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 ही रेज आती, अरे भाई इनफाइनाइट रेज आ रही है,
कितनी, इनफाइनाइट रेज। लेकिन हम क्या मानते थे सिंप्लिसिटी के लिए, 2 रेज से इमेज बन जाती है। तो एक्चुअल में इस कॉइन से एक रे ऐसे गई, इधर भी जा रही होगी, उससे मतलब नहीं है, एक रे ऐसे गई और ये इधर गई, तो भाई ये कॉइन था, एक रे ऐसे गई एक रे, इसके बीच में भी कितनी रेज होगी, इनफाइनाइट रेज होगी। तो जब हम अपनी आंख यहां रखते हैं तो ये जो रे इधर गई समझने के लिए, एक और रे आ रही होगी जो बिल्कुल ऐसे हमारी आंख में इस लाइन के वो क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी, ताकि एक ही हमारी आंख में ये दोनों रेज जो है बिल्कुल एक साथ चली जाए। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में कितनी रेज हम कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। यहां आंख रखने की अलग से यहां रखने की जरूरत नहीं है। आप कैसे देखते हो, ग्लास है ऊपर से ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको लग रहा होगा यार दोनों रेज एक साथ आनी चाहिए, तो सिर्फ 2 रेज हमने बनाई है समझने के लिए। एक्चुअली कितनी रेज है, इन्फिनिटी। अगर ये बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही है, एक और रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर आ गई, यहां पर हमारी आईज रखी है, आंख रखी है हमारी, तो हमने इसको देख लिया, 2 रेज आ गई, उसकी इमेज बन गई। बट रिफ्रैक्शन हुआ ना, रिफ्रैक्शन से एग्जैक्टली पैरेलल थोड़ी होगा, एग्जैक्टली वापस कौन जाता है, जो 90 डिग्री से परपेंडिकुलर था। बट दूसरी रे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर थोड़ी ना होगी, थोड़ा सा तो हटी होगी इससे, तो उसकी बेंडिंग हुई होगी। इस वजह से हम लोगों को रियल में ये ऑब्जेक्ट जो है वो, इसको यहां से यहां समझाने के लिए मैंने आपको ये वाली रे बताई कि हमारी आंखें उसको ट्रेस बैक करती है। जरूरी नहीं कि आपको यहां पर दिखे, यहां पर भी दिख सकता है, लेकिन रियल डेप्थ से थोड़ा सा क्या दिखता है हम लोगों को, वो ऊपर दिखता है। एक्चुअली ये कंसेप्ट है इसका। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी चीजें मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये हमारी डी ओरिजिनल डेप्थ है। अभी देखो यहां पर हमारा कॉइन है, यहां पर हमारा कॉइन है, इसको ले लेते हैं हम लोग अपनी अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, रियलिटी में कॉइन यहां पर है, बट यहां पर हमें अपीयर होता है ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लोअर क्लासेस में आपसे ये पूछा गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आपने सीधा बोल दिया होगा ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ, बट रिफ्रैक्शन के अंदर क्या कंसेप्ट था, तो रिफ्रैक्शन के अंदर ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारी रियल डेप्थ है, यहां से ये कॉइन यहां अपीयर हो रहा है बाउंड्री से, दिस इज कॉल्ड अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ, सॉरी अपेरेंट डेप्थ। और अपेरेंट डेप्थ को मैं यहां पर डी डैश से बता देता हूं। ठीक है, यहां पर है अपेरेंट डेप्थ को हम नाम क्या देते हैं, डी डैश दे देते हैं। ठीक है, सो यहां पर हम लोग नाम लिखते हैं रियल डेप्थ डी, ओके, और अपेरेंट डेप्थ क्या ले लेते हैं हम लोग, डी डैश। ये 2 चीजें हम लोग लिख लेंगे बस। अब हो गया हमारा कंसेप्ट। यहां पर छोटी सी चीज और है, यहां पर उसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग 2 एंगल्स को कंसीडर करेंगे और उससे tan i और tan r निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए tan i क्या होगा, tan i ये वाला एंगल देखिए, ए ओ और बी, तो ये हो गया हमारा बेस, ये 90 डिग्री। ठीक है, कौन सा एंगल ले रहा हूं, ए ओ बी, ए ओ बी, आई के सामने वाला अपोजिट, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, बचा हुआ हमारा क्या होगा, बेस होगा। tan i क्या होता है हमारा, बेस अपॉन, सॉरी अपोजिट अपॉन, अपोजिट मतलब क्या है, ए बी अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए ओ, ए बी अपॉन ए ओ। आराम से घर पे देख लेना, वो सब लिखना रहेगा। तो ए बी, ए ओ क्या है हमारा, रियल डेप्थ है, इट इज वॉट डी। तो tan i की वैल्यू कितनी आई, ए बी अपॉन डी। tan r कितना हो जाएगा, tan r इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये वाला ए बी, इसको कोई और नाम देना है तो दो, अदरवाइज ए से लेकर यहां जो अपीयर हो रहा है इसकी डेप्थ हमने कितनी मानी है, डी डैश मानी है। ठीक, अगर कोई नाम देना है तो इसको नाम सी दे दो, चलो ठीक है। तो यहां पर हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, सो ए बी अपॉन ये ए सी कितना, इक्वल टू अपेरेंट डेप्थ, इक्वल टू व्हाट, अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट लगाते हैं जो अभी हम लोगों ने निकाला था। मैंने क्या दिया था यहाँ पर आप लोगों को, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r, करेक्ट, ये बताया था अभी इसके पहले, मैंने अभी बताया। आप इसको μ1 μ2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीधा सीधा हम लोगों ने इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन वाला फेनोमेना लिया। यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ऊपर वाला r ले लिया, अंदर इंसिडेंट हो रहा है तो μi ले लिया। इसी फॉर्मूले को यहां पर मैं कैसे लिखूंगा, ये देखिए, μi
म्यू वन म्यू आई, और अंदर क्या ले लेते हैं हम लोग, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू आर, ऊपर का हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, साइन आर। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटी सी चीज यहां पर देख लीजिए, उसको यहां पर मैं लिख देता हूं। मैंने क्या बताया था आपको, B बहुत दूर है A से, जब हमने सिर्फ 2 रेज ली, बट अगर हम लोग इनफाइनाइट रेज लेंगे तो मान लेते कि ये B कोई और रे होगी जो यहां से पास होकर यहां तक आ रही है, तो B बहुत क्लोज भी है। इनफाइनाइट रेज है ना, हम लोग ये वाली जो टकरा कर यहां से एक रे वापस जा रही होगी, उसको मैं बनाऊंगा नहीं। तो सपोज ये B यहां पर है, अगर B यहां पर आ गया तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों कैसे हो जाएंगे, बहुत कम। देखो B यहां पर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतनी दूर है, हम वाली रे ले लेते हैं जो बहुत करीब है, तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, द टू रेज मस्ट बी very close as normal people is, वो सब जाने दो। 2 रेज आर वेरी क्लोज, मान लेते हैं B बिल्कुल A के पास है, तो ये जो दोनों रेज हमारी आंख में जा रही है, समझ लो वो दोनों बहुत करीब है। अगर दोनों बहुत करीब है तो उस सिचुएशन में I एंड R, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, वेरी स्मॉल, दोनों क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। और जब एंगल्स बहुत छोटे हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने इसको भी पढ़ा होगा, दैट इज साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन आई। एक ये केस होता है, यहाँ पर आया साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट, टेन आर। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, बस अब इसके बाद छोटी सी चीज है, यहाँ तक आ गए हम लोग। तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो आई इक्वल्स टू साइन आई भी होता है, टेन आई भी होता है, आर इक्वल्स टू साइन आर भी होता है, टेन आर भी होता है। यहाँ पर देखिए टेन आई अपॉन टेन आर हम लोगों को गिवन है, तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। म्यू आई, ऊपर लिखता हूं मैं, म्यू आई, साइन आई है, साइन आई को क्या लिख देते हैं हम लोग, टेन आई इज इक्वल्स टू, उसके बाद म्यू आर और साइन आर को क्या लिख देते हैं, टेन आर। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ रीजन, मैथ्स में पूछ लेना मैडम से आप लोग कैसे होता है, सर जो भी आपको पढ़ाते हैं क्यों ऐसा होता है, अभी मैथ्स के रीजंस में नहीं देंगे मैंने आपको। ठीक, सो म्यू आई इंटू टेन आई की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू म्यू आर, अभी सब हटा देता, नोट्स में सब आपको मिल जाएंगे। टेन आर की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन डी डैश, ए बी क्या हो गया हमारा, कैंसल हो गया। हम लोगों को क्या चाहिए था, डी डैश की वैल्यू। अब पेरेंट डेप्थ कितनी है, ठीक, तो यहाँ से अगर आप डी डैश की वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकालो, नहीं निकालना चाहते तो आप फॉर्मूले को इसी तरीके से रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू वांट सो लास्ट में अगर आपको डी डैश चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी डैश इधर चले आएगा, म्यू आर अपनी जगह पर रहेगा, म्यू आई नीचे चले जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो सिंपली आपको बस पता होना चाहिए कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रियल डेप्थ कितनी है जो कि दी रहेगी, और अपेरेंट डेप्थ निकालना है। इसी को उल्टा कर देगा, समटाइम्स रियल डेप्थ निकालने को बोल देगा हम लोगों को। तो यहाँ तक का हमारा केस था। अब इसके बाद आगे की 2 चीज़ें और हैं, बट वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।